अगर आप इस डॉट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेवल के ऊपर डॉट कनेक्ट कर पाते हो तो जो मैंने आपको कहा, तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट का फोबिया तो चला जाएगा और मैथ 100%, 90% क्या होगा, 10% मैं जब पढ़ाऊँगा तब हो जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक को फॉलो करिए। तो शुरू करते हैं। बेसिक का होगा लिमिट और डिराइवेटिव चैप्टर का कुछ चैप्टर रह गया, हम उसको देखेंगे। तो आप इस चैप्टर फोकस करते हैं, ठीक है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिमिट एंड डिराइवेटिव। तो इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ से आपका बेसिक ऑफ कैलकुलस स्टार्ट होता है, जो प्री कैलकुलस एक स्कूल लेवल का, यह आपका शुरुआत लेवल है बेसिक कैलकुलस का। जब आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो इंजीनियरिंग का आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर आपका हर टॉपिक में कैलकुलस का एप्लीकेशन देखेंगे और आप दिख पाएंगे। जो आपका मैकेनिक्स है यहाँ पे भी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैलकुलस आएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आएगा, और मैथ्स में भी तो है। और अगर आप गेट दे रहे हो तो गेट का पोर्शन भी है, मैथ्स का कैलकुलस है। तो जहाँ भी देखोगे आप हर तरफ कैलकुलस है। जो आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स का लॉ भी एक कैलकुलस है, जिसका लॉ ओह की बेसिस पे आप यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हो। जितना तक लॉ अभी तो डिराइव किया है वो अब सब कुछ कैलकुलस के बेस पे है। तो आप 11th पे पढ़ चुके हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आता है स्क्रॉडिंगर इक्वेशन। स्क्रॉडिंगर इक्वेशन ये भी एक सॉल्यूशन ऑफ है कॉन्सेप्ट का, जो बेसिस है 2D कैलकुलस का, जो आपका आता है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। यह आपका 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट का आपका आता है, आप पढ़ चुके हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यह जो इक्वेशन होता है वो भी आपका एक कैलकुलस का पोर्शन है, जो आपको कैलकुलस का अंदाज मैं आपको दे रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, उसको आप बेसिक लॉ को मान के आप फिजिक्स को आगे बढ़ते हो। आप जेई का जो एडवांस लेवल है के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, जो आप सॉल्व करते हो हाँ पेंडुलम का प्रॉब्लम जे एडवांस लेवल पर, तो यहाँ पे आपको मिलता है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज क्या है, जो आपका क्या मीन बे MBT की क्या एक्सटेंशन है, जो टेलर साहब ने दिया था, जो इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट है। तो उसका बाद आपका आता है मैक्लॉरेंस सीरीज। ये हाई लेवल मैथमेटिक्स है, जो आपको जेई में इसमें काम आएगा। एक्सपेंशन का हम इसको पढ़ेंगे, एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन के अंदर। और ये मैंने कुछ हवाला आपको दिया है कैलकुलस का, कहाँ पे आपका नज़रिया देखने को मिलेगा। जब आप क्लास 12 पे आएंगे, क्लास 12 के अंदर आपका फ्लक्स निकालने का जो तरीका है उसको यूज़ करने के लिए आपका कैलकुलस चाहिए, इंटीग्रेशन। उसका बाद नेक्स्ट आप आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के चैप्टर में, तो उसके लिए आपको एम्पेयर लॉ यूज़ करेंगे। एम्पेयर लॉ यूज़ करने के लिए आपको कैलकुलस आना चाहिए। तो यह तो आपका 11-12 का लेवल का कैलकुलस हो गया, जहाँ पे मैंने हवाला दिया। अब चलते हैं, आपको ग्रेजुएशन लेवल का दिया और इंजीनियरिंग लेवल का दिया और गेट का लेवल का दिया। यह है शुरुआत। जब आप 11 का पोर्शन पढ़ते हो काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स तो काइनेमेटिक्स में आपका अंदर आता है मोशन इन 1D, ठीक है। मोशन इन 1D के अंदर आपको पढ़ते आता है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, डीएक्सीलरेशन, रिटार्डेशन। डीएक्सीलरेशन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन आता है, उसको लिए आप यूज़ करते हो कैलकुलस। तो कैलकुलस ये आपका अगर इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, मोशन इन 1D का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बेसिक्स से हम एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस, और कैलकुलस हम रियल फिजिकल से हम मैथमेटिकल के टर्म्स से आएंगे, क्योंकि ऑल द थिंग्स विच आर हैपन आर एग्जिस्टेड इन यूनिवर्स can be expressed as the term of a mathematical equation. So this is the basic law of universe, but there is some exception till the scientists cannot explain the some phenomena in terms of a mathematics. So they are trying, they will find it. Okay, so this is the, we will assume that that हम इसको मान के चलेंगे। तो जो मैंने कहा उसको आप समझ लिया होंगे तो आपका मैथ्स
पढ़ना आसान हो जाएगा और आपका जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वो तगड़ा हो जाएगा, को मैथ का जो मैथ फोबिया है वो चला जाएगा। तो इसके लिए जो रियल लाइफ इंसिडेंट होता है और जो देखते हैं वो क्या है, मैथमेटिक्स के टाइम में और फिजिक्स के टाइम में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। यह हमारा एक लॉ है जो हमारा मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बिना हम कोई भी नहीं पढ़ सकते। जो हमारा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स यहाँ पे यह ख़त्म नहीं हुआ, ये रियल लाइफ के कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे जब क्लास 12 पे आएंगे, तो आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ पे भी आपको मिलेगा क्या, एप्लीकेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड किस तरह से ये रियल लाइफ के प्रॉब्लम में जुड़ी है। कैलकुलस, इंजीनियरिंग, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी आपको पता ही होगा, आप अगर जानते हो नहीं तो मैं आपको बता दूँ, जो आप मैथ से जो बायोलॉजिकल बायोलॉजी पढ़ रहे हो इसका भी आगे जाके ब्रांच है मैथमेटिकल बायोलॉजिस्ट, ठीक है। ये मैं बायोलॉजी में है, इंजीनियरिंग में है, मैकेनिक्स में है, फिजिक्स में है, आर्किटेक्ट में है, आर्कियोलॉजी में है, सोशियोलॉजी में है, अकाउंटेंसी में है। जो आप कॉमर्स का स्टूडेंट हो तो कॉमर्स के लिए 11-12 में आपको नहीं मिलेगा। जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट सेम में उठोगे तो आपका 11 का जो बेसिक लेवल में मैथ्स कैलकुलस है वो आप पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए अगर ये आपको नहीं आएगा और जो स्टेटिस्टिक है वो स्टेटिस्टिक भी या इस लेवल का पढ़ाया जाएगा। अगर ये नहीं आएगा तो अकाउंटेंसी का जो प्रॉब्लम है, जो कंपाउंडिंग का इंस्टेंटेनियस का प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करने की करोगे। उसका बाद जो आप हम पढ़ते हैं लेबनीज लॉ ऑफ इंटीग्रेशन, वो आप भी पढ़ेंगे जब आप बेसिक से ग्रेजुएशन लेवल पे आप जाएंगे। तो अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का बुक्स देख लिया हो तो आपको पता ही होगा किस तरह से का मैथ्स, हाई लेवल मैथ्स यूज़ होता है कॉमर्स एंड डेली लाइफ के बेसिस पे। इसके लिए आपको यह चैप्टर कैलकुलस अच्छी तरह से आना चाहिए, ये बेसिक से। तो उसका बाद इसका ऊपर आता है मैथमेटिकल एनालिसिस या हायर लेवल मैथ है, तो उसको मैथमेटिकल एनालिसिस ग्रेजुएशन में हम पढ़ेंगे दोनों मिलके। उसका बाद आपको आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन पर एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ ए वेरिएशन में हम। उसका बाद आता है मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी आता है, बहुत सारा मैथ्स का ब्रांच है, इसका ऊपर निर्भर करता है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को आप सुन लिया होगा तो यह आपका अंदाज हो गया होगा जो किस तरह का मैथ्स एक दूसरे के साथ। As we know that in our syllabus of first year we have a concept of a calculus, and going we have introduced a calculus in the first year. So as a beginner it is very important to understand the concept of a calculus on the daily basis of physical activity. So I will try to explain the basic concept of a limit, so which will help you to understand more about the limit, and it will be like in water. When you drink in the water, it's so much easy. When you relate in something which is very hard for you, if you are able to relate it with the physical situation, then that problem is not remain as much as hard, it go very easy. That means you are able to, you have understand the concept behind it. So without further ado, let's start our discussion what is limit. So basically this is the first term when you start to pronounce calculus has started from a limit. So I am going to start the limit, that is the basics of which is the beginner of a level of calculus. So let's start. So everyone have used the limit on the daily basis of a physical activity. When you are talking about that, if you think that if someone you are heard that you are crossing your limit, you are crossing a limit, you usually use these sentences. Then when you go into the red cross area and some accident happen, it is shown on a sticker that don't cross the limit. So there are various physical examples which are available. So I have tried to give you some physical example of a mathematical phenomena which are used in the daily basis. So in this 2 minutes I have introduced you the word
from limit to from your daily life. So now we are going to see the in mathematical sense what it means when it come into mathematical sense. So watch this video until the end. It will clear the concept. If you leave it at the mid of the video, you will lose the signal what the brain is process about your this concept. So let's start. So the word limit, it is basically self-explanatory word. If you stare it at a glance, you can find it that it can explain its own meanings without telling something. So now coming into the point, suppose if f of x is a function, okay, that is given by 2. When we draw it on a number line, what is this? Where it come from? It stand out 0, 1 and 2, 3, so on. So there is some infinity number are there. So this is the point where it is stand out. When we see this is when we see the number 2 in right side of a 2, there is a function is 3, and left side it is 1. So I can approach it. I can approach it too from left side, and I can approach it from right side. When we approach from left side, it will means I am approaching from right side. See, when we approach from left side, right side, we are approaching from left side. Okay. When we are approaching from left side, so that means when we go from both sides, we never cross the point that is the 2. That is this point. We make it our main point and we have not crossed this. So when we approach from both sides and we get it very close to 2, then the point which is going to or tend to, then it is called limit. Basically limit means tends to or going to what? This is the word that we have to understand it. When we approach from right side, that means we are approaching from left. We are approaching from, we see that it is left side. When we are approaching from right side, when we are approaching from right side, that means we are approaching from left side. Okay, so this is called right hand limit, and when we are approaching from left side, it is called LHL. Okay, so this is LHL and called left hand limit, and RHL means right hand limit. So it is not usual that both LHL and RHL will same. So it is generally used that LHL and RHL shell for denoting the left side limit. Now we are talking about the function when a limit of a function is exist. If LHL equal to RHL equal to f of x, then we call it limit of a function is exist. We call limit of function is exist. So it has own field of in mathematics. Then you will call it mathematical analysis. If you study, you will go into further. Now coming to our point. So limit is basically denoted by limit LIM or LILT or LIMT. Limit is used when we are approaching from for this point. Particularly, let's say this is the point x and this is the point x. So we denote it x tend to 2. When we are approaching from left side, we use minus, and when we are approaching from basically right side, it is used plus, which means you are approaching from right side. So it is generally denoted by
एक्स टेंड टू ए प्लस या a minus, it is denoted by limit x tends to a plus. Okay, so this is the main concept of a limit. So let's try to do the one example. This is the concept which is hidden. We will see in the further video. अब हम देखते हैं क्या लिमिट क्या होता है। लिमिट के लिए अब मैं यहाँ पे डाल दूंगा क्या मेरा इंग्लिश में तो लिमिट का वीडियो, तो वहाँ से आप बेसिक्स लिमिट उसका बाद से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 मिनट, ये 5 मिनट का वीडियो इंग्लिश में है तो आप समझ लेना। उसका बाद का जो कॉन्सेप्ट है हम उसको दिखा रहे क्या है, लिमिट को कैसे निकालते हैं। हमने कौन बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट यहाँ पे समझाया है और वो हम देखते हैं उसका बाद कैसे लिमिट निकालते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या है 2x प्लस 5, तो आपको पूछ रहा है लिमिट व्हाट शुड बी द लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, लिमिट को लिखने का तरीका ये है LIMIT लिमिट, ये एक तरीका है, और जनरली LT लिखते हैं और LIMB लिखते हैं। ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। जनरली मैं इसको यूज़ करूँगा क्योंकि ये एक हाथ में का एक बार में मैं लिख सकता हूँ, तो इसको भी लिख सकता हूँ इस तरह से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स को निकालने के लिए किस तरह से निकालते हैं, 2x प्लस 5 हमारा एफ ऑफ एक्स। तो इसके लिए लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है, इसको वैल्यू यहाँ पे बिठाते हैं 2x प्लस 5। जहाँ पे x है वहाँ पे हम x टेंस टू 2 कर देंगे। इसका मतलब x का वैल्यू 2 हम यहाँ पे बिठा देंगे, तो यहाँ से 2 इंटू 2 प्लस 5, तो यहाँ पे आपको 4 प्लस 5 जो आपको 9 है। ठीक है, तो आप भी करिए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जनरली हम बात करेंगे बेसिक्स लेवल, उसका हम एडवांस जाएंगे। ठीक है, एट 4x क्यूब माइनस 3, उसका आप लिमिट निकालिए, लिमिट एफ ऑफ एक्स, और आपको कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स। यह आपका क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए। तो आपका आंसर हो गया, तो शुरू करो। तो हम इसको कहते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमारा पास है एफ ऑफ एक्स की बाई 3। यह आपका एक्स का वैल्यू जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या बिठाना है, 1 बिठाना है एक्स। तो जब 1 बिठाएंगे तो जो लिमिट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 3, जो आपका है 4 माइनस 3 1 है। ठीक है, ये दोनों आपको नोट डाउन कर लीजिए, बेसिक्स ABCD का बच्चों का कर ले। तो उसका बाद अब आ रहा है टाइप्स ऑफ हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। राइट डाउन इट, हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, हाउ टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। यह आपका टॉपिक है आज का। ठीक है, पहला हमारा आता है क्या, अलजेब्रिक। दूसरा आता है ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, और थर्ड आता है आपका सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला हम इसको डिस्कस करते हैं, ये दोनों अभी के लिए छोड़ दो, बहुत लंबा है, ये भी डिस्कस करते हैं। तो पहला का पहला मेथड। ठीक है, तो ये मेथड हो गया अलजेब्रिक फंक्शन का।
तो जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं ये क्या है, पहला हमारा था एल्जेब्रिक मेथड। पहला आता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन SUBSTUITUTUI, इसको इस तरह से लिख लेते जो भी है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्या हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इसके लिए आपको ध्यान रखना जरूरत है। अगर हम इसको एग्जांपल देखिए एफ ओ जरूरत है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7 और हमको कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे निकलना है एफ ऑफ एक्स, तो इस टाइप के केस में हम क्या करते हैं, जो इस टाइप का केस होता है जो प्लस माइनस और से सेपरेट है, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड को सब्स्टिट्यूट करके बिठा सकते हैं। जहाँ पे एक्स का वैल्यू ये 0 है तो आप 0 यहाँ पे बिठा के आपका लिमिट निकाल सकते हैं, जो हमने पहले भी किया। तो ये आपको आ रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 2x प्लस 7 और यहाँ से 2 इंटू 0 प्लस 7 जो आपका आ रहा है, ठीक है। उसका बाद यह डायरेक्ट है सब्स्टिट्यूशन, when it is rational with denominator 1 and substituted by प्लस माइनस ऑपरेशन। यह आपका नोटेशन है और यह आपका की है, यह आपका खिड़की है जो आपको इससे ये ओपन करना है। सीधी सी बात, हम सीधी सी बात कर रहे हैं। तो आप इसको निकाल लीजिए, आपका लिमिट का आइडिया हो गया। तो आप लिमिट इसको निकाल के दिखाइए मुझे 2 और एफ ऑफ एक्स, और व्हेयर एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स से हमारा 4x 2 माइनस 4x 3x क्यूब। तो इसका वैल्यू मुझे चाहिए, आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए शुरू करते हैं, आपका आंसर हो गया तो मैं चाहता हूँ क्या होगा। तो यह आपका है लिमिट एक्स टेंस टू 0, जो जहाँ पे एक्स का वैल्यू 10 कर रहा है वहाँ पे एक्स हम का वैल्यू हम एग्जैक्टली बिठा देना, यह हमारा डायरेक्ट मेथड है। तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 4x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, जो आपको आ रहा है 4 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 2, जो आपको दे रहा है 4, यहाँ पे आपको मिल रहा है देखिए 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 8 16 माइनस 24, जो आपको दे रहा है माइनस 8, यह आपका रिजल्ट आया है, ठीक है। तो इस तरह से हम यह यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड। अब आता है डायरेक्ट मेथड का पॉइंट नंबर 1। तो यहाँ पे प्लस था, ये माइनस है, हम कर लिया, तो इसको आप नोट डाउन। तो नोट डाउन हो गया थे, आपको हम लेके चलते हैं उसकी दूसरी मुंह के तरफ। हाँ हो गया। जब हमारा क्या है P बाई क्यू फॉर्म है, तो क्या है P बाई क्यू, वायर क्यू शुड नॉट इक्वल टू 1, तब क्या करना है, तब आता है बहुत सा लफड़ा। पहला हम देखते हैं P बाई क्यू, जनरली केस 1 लेते हैं 2.1 P नॉट इक्वल टू 0 एंड वायर क्यू नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, यह हमारा कंडीशन है। तो लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स और एक्स शुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो
तो यहाँ पे क्यू का मतलब नॉट वन, जब क्यू एफ जो क्यू का वैल्यू हम बिठाएंगे तो ये वन नहीं होना चाहिए। क्यू का वैल्यू बिठाएंगे तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका तो वन भी हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा क्यों इसको इस तरह से लिख लेते हैं और वन भी हो सकता है और वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स गिवन है और एफ ऑफ एक्स हमारा ये है, ठीक है। तो पहला हम जो करना है उसको करते, तो हम यहाँ पे वही डायरेक्ट मेथड फॉलो होंगे, ठीक है, वही पहला मेथड यहाँ पे भी फॉलो होंगे। तो इसके लिए हम इसको करते हैं लिमिट एक्स टेंड टू वन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे बिठाएंगे तो हमारा आता है लिमिट उठ जाएगा वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस वन। जो वन स्क्वायर है यह आता है वन माइनस वन अपॉन टू, वन माइनस वन आपको आता है 0/2 जो आपको देता है 0, ठीक है। क्या मिलेगा? तो इसका तो लिमिट है 2, ठीक है, इसका लिमिट क्या है 0। आप देखते हैं जब इसका अंदर इजी मेथड से हम कॉम्प्लिकेटेड समझा फैक्टराइज मेथड, फैक्टराइजिंग मेथड क्या होता है फैक्टराइज? पहले हम करते हैं डिस्क्राइब पी एंड क्यू इन टर्म्स ऑफ ए फैक्टर। मैं इसमें कह दे रहा हूँ, आप इसको नोट करिए। डिस्क्राइब दैट पी एंड क्यू इन टर्म्स ऑफ ए फैक्टर व्हिच फैक्टर इज द फैक्टर व्हिच आर कॉमन एंड मेक sure that it cancel on each other. After that, what remain put the value of a given function and apply the direct method what the result you will get, that is your answer. So this is the rule, मैंने कह दिया तो आप लिख लिया होगा। तो वीडियो को आपको डिवाइन करके आप इसको दोबारा सुन लीजिए तो आपका आ जाएगा। तो आप देखते हैं हम इसको कहते हैं पी क्यू के लिए। तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स हमारा आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन एक्स प्लस 2 है और आपको निकलना है लिमिट। उसको मैं लिमिट थोड़ा चेंज कर दिया तो आपका आंसर भी सेम आएगा। ओह माय गॉड, एक्स वन है, लिमिट चेंज नहीं किया, एक्स वन है और आपका ये करना है और एफ ऑफ एक्स निकलना है। तो कैसे करेंगे देखिए, पहला हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर पी इक्वल टू हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, इसको हम एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो ये एक्स प्लस 12, ठीक है। तो जो हमने कहा उसको अगर इस यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो आपको यह देखने को मिल रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एंड एक्स प्लस 2, ठीक है ना। एक काम करते हैं, उसको माइनस कर देते, उसको माइनस कर दिया और यहाँ पे माइनस कर देते, ठीक है। अब माइनस किया, ठीक है। जब इसको माइनस किया ना तो यहाँ से हमारा क्या होगा 1 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और एक्स प्लस 2 आ रहा है, तो यहाँ से 1 प्लस 2 जो आपको 3 मिला, ठीक है। यह आपका लिमिट का आंसर। देखिए अगर आप इस मेथड से करेंगे, पहला आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो क्या होगा, आप इसको आप चेक कर लीजिए और आपका आंसर यह आपका सही रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट क्या होगा। जब आप देखिए पुट करेंगे डायरेक्ट एक्स इक्वल टू 1 तो यहाँ से हमारा वही सेम रिजल्ट आएगा। यह जब हम पुट करेंगे यहाँ से आएगा 1 माइनस 2 और यहाँ से आएगा 1 स्क्वायर माइनस 2, तो यह आएगा 1 माइनस 4, यहाँ से आएगा -1, तो यहाँ से -3 -1 तो 3 आएगा, सेम आएगा डायरेक्ट मेथड। यह फैक्टराइजिंग और डायरेक्ट मेथड जो यहाँ पे सम केस में ये दो क्या सेम रिजल्ट दे रहा है और ये देख रहा है आसान हो रहा है, बट ये जो कहा फैक्टराइजिंग मेथड आसान है इस तरह से जब ये मेथड काम नहीं करता, ठीक है। तो आज के लिए ये है, नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टराइजिंग का एलिबरेशन। और चैनल को नया है तो सब्सक्राइब शेयर एंड फॉलो और हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक बने रहिए। और मैंने अपग्रेड किया है इस क्वालिटी ऑफ वीडियो को, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ मेरे पास जो एबिलिटी है उसको अप्लाई किया। तो आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना, तो जहाँ से मेरा सपोर्ट होगा चैनल को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।